जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे एस्पिरेंट। जैसा कि हमने आपसे एक वादा किया था, हम अपने उस वादे पर खड़े हैं। अब आपकी बारी है कि आप लोग हमें कितना सपोर्ट करते हो। मेरे भाइयों, मतलब इतनी आशा नहीं थी कि आप लोग इतना सपोर्ट करोगे। बहुत अंदर से खुशी निकल रही है कि आपका ये सपोर्ट मुझे मुझे मतलब कि जब मैं इस वीडियो को बनाता हूँ तो उससे उससे पहले जब मैं वो कंटेंट को तैयार करता हूँ तो मुझे इतना मोटिवेट करता है कि अपने जो भाई है, हम तो नहीं जा पाए एयरफोर्स के अंदर, क्या पता कि जब मतलब कि कल को अगर कोर्ट केस का फैसला आ जाए तब और दूसरी बात है। बट अब हमारी एज निकल गई तो हमारा एक सपना है कि हम तो नहीं जा पाए, बट हमारे भाइयों को किसी भी चीज़ की कमी ना हो। हमने जो सहा है वो ये मतलब कि इनको कभी नहीं सहना पड़े। तो भाइयों, इसी एक मोटिवेशन के साथ आप लोगों के सामने आते हैं कि हमारे भाई हमें सपोर्ट करेंगे। तो भाइयों, जितना सपोर्ट कर रहे हो बहुत अच्छा है, और भाई और सपोर्ट करो ताकि आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट हम आपको दें। बहुत सारे स्टूडेंटों की ये प्रॉब्लम आ रही है सर, इंग्लिश के अंदर भी हमारे लिए वो क्वेश्चंस लिखे हो। भाई एक दो दिन का वेट करो, मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए इंग्लिश में भी मैं यहाँ पर क्वेश्चन लगा दूँ। सो डोंट वरी। बट एक दो दिन तक आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, और मैं जो एक्सप्लेनेशन बताता हूँ वो सारी इंग्लिश और हिंदी बहुत लैंग्वेज के अंदर होते हैं। बस हाँ, मेरे को पता थोड़ी सी आपको क्वेश्चन समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मैं लगभग सारे वर्ड का तो इंग्लिश ट्रांसलेशन कर देता हूँ, बट कुछ एक वर्ड ऐसे होते हैं जो भी मेरे को नहीं आते। तो भाइयों, जस्ट वेट फॉर सम डेज, आई विल डेफिनेटली सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो भाइयों, आप सभी को हमारे बारे में पता है कि हमने बहुत सारे एग्जाम निकाले, उसी आधार पर आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। बस ऐसे सपोर्ट करते रहना, और भाई एक लाइक करना, कमेंट करना, और अपने इस भाई के लिए एक शेयर अवश्य करना। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या अपनी स्क्रीन के ऊपर, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। आरएसएन ने आज आपको ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो मेरे को पता है कि ये बहुत सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स होती है, तो ये चैप्टर आरएसएन ने आपको पढ़ाया था, तो इसकी प्रैक्टिस है वो हम आपको यहाँ पर करवा रहे हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि पूर्व से पश्चिम की अनुदिश, एक पूर्व से पश्चिम की मतलब की डायरेक्शन में ईस्ट टू वेस्ट ए वायर इज पुट, इट्स लेंथ इज 10 मीटर एंड इट्स तार का मतलब कि हाँ, इट्स लेंथ इज 10 मीटर एंड इट्स मैग्नेटिक फील्ड इज 0.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर एंड इट्स वेलोसिटी इज 5 मीटर प्रति सेकंड। सो यू हैव टू फाइंड आउट इट्स ईएमएफ। भाई इंग्लिश वालों, वो देख लो, यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट द ईएमएफ and its velocity, length and its magnetic field has been given to you. So according to the formula, क्या फॉर्मूला है सर? V बराबर BLV साइन थीटा। अगर मैं साइन थीटा अगर एक बार के लिए मैं भूल भी जाऊं तो अपना V बराबर BLV, ठीक है। तो V हमें को निकालना है, B का मान अपने पास है अकॉर्डिंग टू मतलब कि जो क्वेश्चन ये दिया है 0.3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 4, और एल का मान कितना सर? एल का मान अपने पास है 10 मीटर, तो एल का मान 10 मीटर, और वी का मान कितना सर? वी का मान अपने पास 5 मीटर प्रति सेकंड। तो इसको यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ। देखो अब मेरे को करना है क्या सर? 0.3 का अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो सर अगर 1.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 3, ठीक है। आगे देखो क्या है, हाँ चलो ऑप्शन के अंदर दिया गया 1.5 मिली वोल्ट। अब देखो भाई, ये कहाँ से आया? आप सभी को पता है सर 10 टू दी पावर माइनस का 3 की वैल्यू होती है 1 मिली, यानी इसको हम 1 मिली बोल सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार 10 की पावर माइनस का 2 अपना सेंटी होता है, ये मिली होता है, और इसके आगे भी और कुछ होते हैं। तो उस हिसाब से अपना ऑप्शन नंबर बी आपका सही है भाई। इट इज जस्ट बेस्ड ऑन द फॉर्मूला एंड इट डिपेंड्स ऑन यू एट योर एग्जामिनेशन सेंटर कि आपको ये फॉर्मूला कितना आया था। कैन यू recall this formula, then you will definitely clear. If you are not getting recall this formula, then your this type of the question will be also definitely wrong. ये क्वेश्चन भी आपका गलत हो सकता है। सो यू जस्ट हैव टू रिकॉल योर each and every formula when you start any chapter. Then your first priority that you have to just read out, you have to just learn each and every formula of that chapter, because in the Air Force examination almost 10 to 15 question is totally based on the exact formula, not any type of confusion, just based on the formula. If you remember this formula, you will definitely clear. Okay, देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा क्वेश्चन था भाइयों और इजी था। अगला क्वेश्चन है, एक 3 मीटर लंबे चालक तार को 10 टू दी पावर माइनस का 3 टेस्ला के वायु चुंबक की क्षेत्र में इतनी चार्ज चलाया जाता है तो इसमें उत्पन्न विभवांतर क्या होगा? सेम फॉर्मूला बेस्ट क्वेश्चन है, आंसर कमेंट करना, ठीक है। इसके अंदर आपको V का मान निकालना है, B का मान आपके पास है, L का मान है, V का मान है, सबकी वैल्यू आपके पास दी गई है। ऑन योर जस्ट फाइंड आउट द V बोले तो आपको निकालना है इसका EMF, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो ऑप्शन कमेंट कर देना, ठीक है। अगला आंसर देखो, अगला क्वेश्चन देखो,
ये देखो, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन देखो। जब एक तार का लूप इंग्लिश फॉलो जस्ट वेट फॉर सम टाइम। एक तार का लूप चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करता है, ठीक है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की जो डायरेक्शन है वो प्रत्येक मतलब कितने मतलब एक देखो प्रेरक विद्युत वाहक बल की जो डायरेक्शन है वो किस हिसाब से जैसे चेंज होती है। इंग्लिश वालों देख लो, मतलब कि एक वायर का एक लूप है, इन ए लूप ऑफ ए वायर इट इज रोटेटिंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड एंड यू टू टेल क्या यू टू जस्ट से क्या सर यू टू टेल द डायरेक्शन ऑफ द ईएमएफ हाउ इट चेंजेस। ओके, सो आप सभी को पता है कि सर जो एक पूर्ण चक्र होता है, मानो कि ये एक पूर्ण चक्र है, तो भाई इस पूर्ण चक्र में जो इसकी जो लूप की जो डायरेक्शन है वो 2 बार चेंज होती है। एक बार तो यहाँ से यहाँ तक आता तब अलग होती है और यहाँ से यहाँ तक जाता तब अलग होती है, यानी कि 1/2 परिक्रमण यानी हाफ रोटेशन में इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। यानी कि अगर आपको इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है तो आपको इसको आधा घुमाना पड़ेगा। जब तक ये आधा घूमेगा उसके बाद इसकी जो डायरेक्शन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन नंबर आपका बी है। भाई मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन कभी नहीं पढ़े होंगे जो रियली एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है, मतलब कि क्योंकि देखो हमने की है तैयारी, हमको पता है कि किस हिसाब से मतलब ये मेहनत होती है। तो अगर कोई हमारे जैसे मेहनत कर रहा है तो भाई उनको पता होगा कि ऐसे क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे आपको, ये केवल मैं ही आपके लिए लेके आ सकता हूँ। तो भाइयों अपने इस भाई को सपोर्ट करना है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है दोस्त, बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ आपको। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है 1 मीटर। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। 1 मीटर लंबाई की धातु की एक छड़ अपने एक सिरे के परितः ऊर्ध्वाधर जो उसका जो मतलब कि क्या बोले, हाँ ऊर्ध्वाधर उसके प्लेन है, उसके अंदर वो 5 रेडियन प्रति सेकंड की चाल से घूर्णन कर रही है। यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक इतना है तो सिरों के मध्य विभवांतर क्या होगा। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन बड़ा है, टाइम लग सकता है आपको, और ये भी हो सकता है कि आप इस क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूज हो सकते हो। बट अगर आप हमसे पढ़ाई करते हो भाई ऐसे क्वेश्चन को आप फोड़ कराओगे। कैसे फोड़ोगे? देखो मैंने क्या बताया कि मैंने आपको ये बताया कि मेरे भाई जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन समझने में पढ़ने में दिक्कत हो तो भाई एक काम करना, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना। क्या पता कि आपको उस क्वेश्चन की थ्योरी आ जाए या कुछ भी दिमाग में आप उसका एग्जैक्ट आंसर ना निकाल पाओ तो उसके अराउंड निकाल उसका ठीक कर दो, आपको सही हो जाए। तो क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना। चलो पढ़ते हैं। 1 मीटर एक धातु की मतलब की छड़ है, उसके सिरों की परितः इतने देखो सबसे पहले निकालना क्या है, सबसे पहले हमको वी का मान निकालना है। वी के लिए एक फॉर्मूला ये होगा BLV। तो अब इसमें देखो आपके पास बी है क्या? सर अपने पास बी है। एल है आपके पास? सर एल हमारे पास है। और क्या आपके पास वी है? नहीं सर हमारे पास वी नहीं है। तो इसका मतलब कि इसका एक और फॉर्मूला आता है, वो हमको काम में लेना पड़ेगा, 1/2 B ओमेगा R स्क्वायर। इसका एक फॉर्मूला और होता है, वो होता है सर BAF यानी बाफ। यहाँ पर बी होता है अपना चुंबकीय क्षेत्र, ए होता है एरिया और एफ होता है फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पर सर यहाँ पर अपना बी होता है क्या? सर बी होता है अपने पास जो चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड, ओमेगा होता है अपने पास कोणीय आवृत्ति जिसका मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड। अब देखो क्या इस ऑप्शन क्या क्वेश्चन के अंदर आपको रेडियन प्रति सेकंड का मान दिया, यहाँ सर हमें इसमें रेडियन प्रति सेकंड का मान दिया, तो हम ये इसी फॉर्मूले का काम मिलेंगे। तो देखो निकालते हैं V बराबर 1/2। बी का मान कितना है सर? बी की वैल्यू अपने पास है 0.2 टेस्ला, सर 0.2 × 10⁻⁴। और सर ओमेगा का मान अपने पास है 5 रेडियन प्रति सेकंड, तो 5 लिख दो यहाँ पर। और आर यानी आर बोले तो उसकी लंबाई, देखो एक जो वायर है, देखो मानो अगर ये वायर है तो ये वायर इस हिसाब से घूमता है, ठीक है। तो जो इसकी लंबाई है ना, लंबाई वो इसकी आर बन जाती है। देखो मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है। अब देखो अगर मेरे को इस मार्कर को अगर घुमाना है तो मैं इस हिसाब से इसको घुमाऊंगा। देखो इस हिसाब से, यानी कि मैं इस हिसाब से अगर इस मार्कर को घुमा रहा हूँ तो ये इस हिसाब से जो ये बना रहा सर्कल, तो उसकी जो रेडियस है वो इसकी लेंथ होगी, यानी कि इसकी जो लेंथ है वो इसकी रेडियस बन जाएगी। तो आर कितना है सर? अपने पास 1 है तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। 1/2 × 5 को अगर डिवाइड करो कोई दिक्कत नहीं, इससे इसको काट दो, 0.1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 × 10⁻⁻5। कौन सा ऑप्शन हम अपने पास 50 माइक्रोवोल्ट बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो मेरे को इसको माइक्रो में चेंज करना है तो मेरे को यहाँ पर 50 करना पड़ेगा, और अगर मैंने यहाँ पर एक 0 लगाया तो मेरे को यहाँ पर एक माइनस बढ़ाना पड़ेगा, तो -6। तो 50 माइक्रोवोल्ट। अगर आपको माइक्रो को रिप्रेजेंट करना है हम इसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपका ऑप्शन हो जाए। अब भाई यार ये मत पूछना कि सर यहाँ पे 50 कैसे आया। देखो यहाँ पर अपने पास 10⁻⁻15 है, तो मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को इसको 10 से डिवाइड कर देना और मल्टीप्लाई करना 10 ने। तो 5 × 10 ×
10 की पावर माइनस का 5 बटा 10, तो ये हो गया 50, और ये जो 10 ऐसे ऊपर उठ के जाएगा तो ये होगा 10 की पावर माइनस का 6, तो ये हो गया 50 माइक्रोवाट आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। भाई देखो मेरे को पता है कि आप ऑप्शन में कन्फ्यूज हो सकते हो, बट कन्फ्यूज नहीं होना है, एग्जैक्ट तैयारी करो, बहुत काम ही आएगी। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पूछा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत एक एल लंबाई का चालक दंड वेग वी से गिर रहा है, तो दोनों सिरों के बीच का विभवांतर क्या होगा। डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पूछा है, क्या होता है सर, वी बराबर बी एल वी साइन थीटा, और यहाँ पर लंबवत बोला तो सर साइन थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी, तो इसको 90 हो गया, तो बी बराबर बी एल वी। ठीक है, तो बी बराबर बी एल वी। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, ये देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन मेरे को पता है, इस क्वेश्चन को कोई नहीं कर पाएगा। मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि इस क्वेश्चन को करने में बहुत आपको प्रॉब्लम होगी। पर समझो देखो, इस दो एक क्वेश्चन के अंदर बोला गया है, समझो देखो, एक लंबी क्षैतिज धात्विक छड़ जिसकी लंबाई पूर्व से पश्चिम में है और गुरुत्वाकर्षण के कारण गिर रही है, तो दोनों सिरों के मध्य का विभवांतर किस हिसाब से परिवर्तित होगा। बड़ा ही पेचीदा क्वेश्चन है मेरे भाई, इंग्लिश वालों देख लो क्या है। देखो कि इफ एक लंबी क्षैतिज यानी कि एक हॉरिजॉन्टल मेटल अपने पास रोड है, उसको वी हैव टू पुट इट अकॉर्डिंग टू ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि हमने इसको ईस्ट टू वेस्ट पुट कर दिया है, वी हैव टू पुट इट ईस्ट टू वेस्ट एंड इट इज फॉलोइंग ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि यह जो ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण, उसकी वजह से ये नीचे गिर रही है। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ इट यू हैव टू फाइंड आउट द ईएमएफ ऑफ इट्स टू एंड, यानी कि जिसकी जो ये छड़ है, इसकी जो दोनों एंड्स हैं, यहाँ पर जो ईएमएफ वो किस हिसाब से परिवर्तित होगा। समझो देखो, मानो ये एक मेरे पास वायर है, ठीक है, तो ये इस हिसाब से प्रारंभिक स्थिति में इस हिसाब से ये है। ठीक है, अब देखो जैसे मैं इसको यहाँ इससे जब ये वायर इस हिसाब से ये देखो, देखना है जस्ट वेट, देखना इस हिसाब से नीचे, यानी कि जिस स्थिति में ये यहाँ पर आई, तो इसको इस स्थिति में आ रही है, तो इस स्थिति के दौरान इसका जो v होगा, इसके इस सिरे और इसके इस सिरे, आपको पता है सर जो v होता है, यानी कि जिसे हम बोलते हैं ईएमएफ या फिर बोलते हैं विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस, तो सर वो हमेशा दो सिरों के बीच में निकलता है। तो इसका इस सिरा और इसका और ये जो सिरा, इसके मध्य का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किस हिसाब से परिवर्तित हो, वो अपना शून्य होगा या फिर वो स्थिर रहेगा या फिर वो समय के साथ घटेगा या फिर समय के साथ बढ़ेगा। देखो समझते हैं, सब कुछ बोल जाओ, कुछ नहीं है। देखो v बराबर बी एल वी, ठीक है, v बराबर बी एल वी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। पर देखो क्या यहाँ पर v परिवर्तित हो रहा है, क्या मैंने जब इस जो ये छड़, इसको जब मैंने इस हिसाब से गिराया, तो क्या इसका चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित हुआ कि सर नहीं हुआ, तो इसको कांस्टेंट कर दो, यानी b बराबर कांस्टेंट। ओके, और जब क्या मैंने इसको जब इस हिसाब से नीचे गिराया, तो क्या इसकी लंबाई परिवर्तित हुई, क्या ये इतना था, तो क्या फिर ये इतना बड़ा हो गया, नहीं हुआ, तो इसका मतलब l भी कांस्टेंट कर दो, तो सर l बराबर कांस्टेंट। अब बच्चा क्या सर अपने पास वेग बचा, यानी कि जो v है, v समानुपाती स्मॉल v लिख दूं मैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं। अब v है वो स्मॉल v के समानुपाती होगा। अब मेरे को ये बता दो मेरे भाई, इसका वेग है वो किस हिसाब से परिवर्तित होगा। जब ये गुरुत्वाकर्षण के अधीन जब ये नीचे गिर रही है, तो इसके वेग में कमी होगी या फिर बढ़ेगी या फिर इसका वेग कांस्टेंट होगा। आप सभी को एक बात पता है, क्या पता है कि सर जो अगर कोई वस्तु जब ड्यू टू ग्रेविटी जब वस्तु कोई नीचे आती है, नीचे जब कोई वस्तु आती गिरती है, तब उसके अंदर एक जो मतलब कि एक त्वरण उत्पन्न होता है, जिसे हम बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, जिसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो जो अपने पास जो एक्सेलरेशन है, उसकी वजह से इसका वेग परिवर्तित होगा। और इसका वेग कितना होगा सर, v बराबर होगा अपने पास v बराबर gt होगा। ठीक है, तो v समानुपाती gt होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है सर जो v बराबर u प्लस का 80, ठीक है, तो u अपने पास कांस्टेंट है, तो सर v समानुपाती gt हो गया, यानी जिस हिसाब से g परिवर्तित होगा उस हिसाब से v परिवर्तित होगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ जो अपने पास गति का प्रथम नियम, प्रथम समीकरण, उस हिसाब से। तो v समानुपाती gt, तो मैं ये बोल सकता हूँ सर जो कैपिटल v है समानुपाती gt होगा, तो t परिवर्तित होगा, g परिवर्तित होगा, g तो अपने पास कांस्टेंट है, बट सर समय परिवर्तित हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब ये ऊपर से ऊपर आई, तब अपने पास मतलब हो सकता है कि जब ऊपर इस स्थिति में थी, तब हो सकता है कि 9 बजकर अपने पास 11 मिनट बजकर अपने पास 25 सेकंड हो, और जब ये नीचे गिरेगी तब हो सकता है यहाँ 25 की जगह 26 हो जाए, 27 हो जाए। इसका मतलब सर समय परिवर्तित होगा। अगर समय परिवर्तित हो रहा है तो मेरे भाई वेग भी परिवर्तित होगा, अगर वेग परिवर्तित हो रहा है तो मेरे भाई ये भी परिवर्तित होगा। क्या परिवर्तित होगा?
पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये था इस क्वेश्चन की एग्जैक्ट राइट एक्सप्लेनेशन। इतनी बेहतरीन प्रैक्टिकली कोई नहीं बताएगा आपको। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? सर ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन था, समझ में आया तो लाइक करना, कमेंट करना कि सर समझ में आ गया, ठीक है, तभी समझूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन था मेरे भाई। जब मैंने पहली बार इस जो एक क्वेश्चन को देखा तो मेरा आंसर भी मैंने भी इस ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर सी को बी को टिक कर दिया था। बट जब मैंने इसका एक्सप्लेनेशन किया तो मेरे को यार लगा कि हाँ यार ये सही हो सकता है, तो ये सही होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया आपको, क्या है सर? एन फेरो वाली ए मध्य अनुप्रस्थ काट के कुंडली जिसका कोणीय वेग ओमेगा है, ये समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत अक्ष के परितः घूर्णन कर रही है, तो इसका ईएमएफ क्या होगा? डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा मेरे भाई। हाँ आप इसके अंदर ऑप्शंस के अंदर कंफ्यूज हो सकते हो, बट आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए। V बराबर एक कुंडली की वजह से, यानी कि एक आयताकार कुंडली की वजह से जो ईएमएफ होगा वो होगा सर V बराबर ई बोलो कोई दिक्कत नहीं सर, ई बराबर होगा भवन BA ओमेगा एन, भवन साइन थीटा, ठीक है, साइन ओमेगा टी भी बोल सकते हो आप इसे, भवन साइन ओमेगा टी। कौन सी ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी में कि NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, भवन साइन थीटा साइन ओमेगा टी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, हाँ ये देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन देखो, 0.5 टेस्ला के एक चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि 0.5 टेस्ला के एक चुंबकीय क्षेत्र में एक 20 सेंटीमीटर लंबी छड़ अपने ही सिरे की परितः 100 चक्कर प्रति सेकंड की घूर्णन की दर से घूर्णन कर रही है, तो छड़ की सिरों के मध्य का विभवांतर क्या होगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। और अगर आपने अब तक अच्छे से पढ़ाई की है, अब तक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को, मेरे कॉन्सेप्ट को समझा है, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे। बट अगर नहीं समझा, अगर आपने हवा में उड़ाए हैं, अगर आपने केवल टाइम पास किया, तब नहीं समझ पाओगे। देखो क्या लगा क्वेश्चन के क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा गया सर, क्वेश्चन के अंदर हमको V का मान पूछा है। अब देखो V का मान कैसे निकालते हैं, देखो V का मान निकालने के लिए आपको पास क्या होना चाहिए? V का मान, V के लिए आपके पास मैंने क्या बताया था, एक जो छड़ है उसके लिए 2-3 फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला सर V बराबर BLV होता है, ये अपने पास छड़ के लिए होता है, ठीक है। तो V बराबर जो V है वो V बराबर BLV हो गया, ठीक है। तो सर तो V बराबर BLV, तो क्या इस ऑप्शन के अंदर, आप क्वेश्चन के अंदर आपको उसका वेग दिया कि सर वेग नहीं दिया, तो इस फॉर्मूले को भूलो। एक होता है V बराबर 1/2 B ओमेगा R स्क्वायर, ठीक है। तो क्या इस ऑप्शन के अंदर आपको ओमेगा का मान है आपके पास कि सर इस ऑप्शन में तो अपने पास ओमेगा का मान है। सर ओमेगा क्या होता है? ओमेगा अपने पास होता है रेडियन प्रति सेकंड, न कि चक्कर। जो चक्रों की संख्या होती है वो अपने पास होती है फ्रीक्वेंसी, स्मॉल एफ से प्रेजेंट करते हैं। ओमेगा होता है वो, ओमेगा अपने पास होता है क्या सर? जो ओमेगा होता है वो अपने पास होता है इसकी जो होता है ना कि हाँ रेडियन प्रति सेकंड, यानी कि जो रेडियन प्रति सेकंड होता है वो ओमेगा होता है। बट क्वेश्चन के अंदर हमें हमारे पास ओमेगा का मान है, हमारे पास स्मॉल एफ का मान है, तो कुछ नहीं करना है यहाँ पर आपको ओमेगा की वैल्यू पुट कर दिए, पुट कर दो, क्या दिक्कत है? 1/2 B 2 पाई F R स्क्वायर, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, तो V बराबर 1/2 B F पाई R स्क्वायर, ठीक है। 1/2 को बैठा दो यहाँ से। आगे देखो B का मान कितना सर? B की वैल्यू अपने पास 0.5 हो, 0.5 रख दो। F का मान कितना सर? F होता है अपने पास होता है फ्रीक्वेंसी, तो 100 है, 100 चक्कर पर सेकंड, तो 100 है। पाई का मान लिख लो 3.14, और R का मान कितना सर? R का मान देखो, R का मान समझो, R का मान देखो, मैंने क्या बताया था, जो इस तार की जो लंबाई है ना, जो इसके द्वारा जो बनाया गया जो वर्ती लूप है, देखो इसने इस हिसाब से वर्ती लूप बनाया, तो इसके द्वारा जो बनाया गया जो वर्ती लूप है, वर्ती लूप की जो रेडियस है वो उसकी लंबाई के बराबर होगी। उससे की लंबाई कितनी सर? लंबाई अपने पास है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को जब मैं मीटर में चेंज करूंगा तो मेरे पास 0.2 मीटर 2 का स्क्वायर हो गया। तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, 100 देख लो, इसका हो गया 4, तो 500 को 20, देखो इसको अगर मैं इसमें पहले सोल्व करता हूँ तो 0.04 हो गया, ठीक है। अब मैं इसको अगर मैं इसमें सोल्व करता हूँ तो 500 को 20, तो 0.20 नहीं 0.02, देखो 0.20। अब देखो ये किससे है, यहाँ पर 2 के बाद में क्वेश्चन क्या है, फिर 2 से पहले अपने पास पॉइंट है, तो यहाँ पर 1 यहाँ पे 3 पर आ गया, ठीक है। 100, अब देखो इस 100 से अगर मैं इसको हटाऊंगा तो मेरे पास बच जाएगा 2 गुणा 3.14, इसको अगर मैं आगे कैलकुलेट करता हूँ 6.28। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, आपके पास सी हो गया। हाँ आप इस क्वेश्चन के कैलकुलेशन में मात खा सकते हो, बट अच्छे से करना, शांत दिमाग से करना, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अभी इसमें स्लाइड में कोई प्रश्न नहीं। अगला प्रश्न ये रहा, देखो किसी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में अन्योन्य प्रेरण इतना है और प्राथमिक कुंडली में धारा 5 एम्पीयर प्रति सेकंड की दर से बदलती है, तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल कितना होगा?
अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज हो सकते हो। देखो समझो दोबारा क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा कि द्वितीय कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल कितना होगा। तो इसका मतलब सर अल्टीमेट हमें हमें ईएमएफ का मान निकालना, और हमें दिया क्या गया सर, हमें दिया गया एक अन्योन्य प्रेरण, यानी कि एल का मान अपने पास है। ये देखो अन्योन्य प्रेरण है, वो एल और एम में कोई डिफरेंस नहीं होता है, बस ये थोड़ा सा ये डिफरेंस होता है कि सर जो एल है वो समान कुंडली में उत्पन्न होता है, और जो एम है ये दो अलग अलग कुंडलियों में उत्पन्न होता है। ठीक है देखो E बराबर 1/2 LI² हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये तो अपने पास ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, बट हमारे पास एक फॉर्मूला होता है V बराबर, या फिर स्मॉल ई मान लो, क्या होता है सर, वो अपने पास LDI/dt। ठीक है देखो ये V का मान अपने पास निकालना, L का मान कितना सर, L का मान अपने पास 0.2 है, तो 0.2 गुणा DI/dt। DI अपॉन जो dt है वो 5 एम्पीयर प्रति दर, यानी जो धारा है वो 5 एम्पीयर प्रति जो रेट है उसकी उसके साथ परिवर्तित हो रही है। तो 0.2 गुणा 5 बराबर 1 वोल्ट। आपका कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका 20 हो जाएगा, 1 वोल्ट। अगला क्वेश्चन देखो, ये सा क्वेश्चन है, देखो ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो इसके लिए आपको दो बात पता होनी चाहिए। पहली बात क्या कि सर जो प्रेरकत्व होते हैं, यानी कि जो मतलब कि इंडक्टेंस होते हैं, प्रेरकत्व है सर, जो प्रेरकत्व होते हैं इसका जो संयोजन होता है, यानी कि इसका जो कॉम्बिनेशन होता है, इसका जो कॉम्बिनेशन होता है सर, वो एग्जैक्ट प्रतिरोध होते हैं, उसकी तरह होता है, प्रतिरोधों की तरह होता है, यानी कि जो प्रतिरोध होते हैं तो आर उसकी तरह इसका कॉम्बिनेशन होता है। यानी कि जिस हिसाब से आर समांतर क्रम में कार्य करते हैं उसी, और जिस हिसाब से आर अपने श्रेणी क्रम में कार्य करते हैं उस हिसाब से प्रेरकत्व भी अपना काम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्वेश्चन को पढ़ो कि दो प्रेरकत्व जिनमें प्रत्येक का स्व प्रेरकत्व है स्मॉल एल, यानी कि दो इंडक्टेंस है, उसमें प्रत्येक का सेल्फ इंडक्टेंस कैपिटल एल है, समांतर क्रम में जुड़े हैं किंतु काफी दूर है, यानी कि दे हैव बीन कनेक्टेड इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड दे आर सो फार, तो सो यू टू जस्ट फाइंड आउट द रिजल्टेंट सेल्फ इंडक्शन। आर के अंदर क्या होता है, देखो अगर आर है वो समांतर क्रम में संयोजित हो, यानी कि अगर आर अपने पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो तो आपको पता है दो है और समान है, तो आपको पता है सर R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस का R2 होता है। ठीक है, तो अगर R1 R2 अगर बराबर है तो सर R1² बटा 2R हो गया, तो सर R/2 हो गया। यानी कि अगर R अपने पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, दो समान है तो R/2 होगा। इसी प्रकार अगर L पैरेलल कॉम्बिनेशन में समान है तो सर L/2 हो जाएगा। क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका C हो जाएगा कि जिस हिसाब से प्रतिरोध काम करता है उस हिसाब से प्रेरकत्व भी काम करता है। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन देखो, एक कुंडली है, एक अपने पास कोइल है, उसके अंदर डीसी स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अब नरम लोहे का एक करोड़ कुंडली में प्रवेश करा जाता है, तो उसके साथ जो बल्ब है उसकी तीव्रता किस हिसाब से परिवर्तित होगी। समझो इस क्वेश्चन को। देखो एक कोइल है, ठीक है। अब देखो अगर कोइल है वो अपने पास डीसी स्रोत के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। मानो कि अगर ये कुंडली है, ठीक है, ये कुंडली ये मैंने इसको इस हिसाब से एक जो स्रोत डीसी स्रोत उसको मैंने इस साथ इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो कनेक्ट करने के बाद जो एक कुंडली है, इस कुंडली के अंदर जो एक कोइल है, इसके अंदर अगर मैं कोई लोहे की करोड़ अगर लेके जाता हूं तो आपको पता है, देखो अगर मैं लोहे की करोड़ लेके जाऊंगा तो इसका सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि सर जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो सर 5 पर डिपेंड करता है, और जब मैं इसके अंदर लोहे की करोड़ लेके जाऊंगा तो सर उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन क्यों होगा? क्योंकि सर उसके चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा। अब सर चुंबकीय क्षेत्र में क्यों परिवर्तन होगा? क्योंकि मेरे भाई जो करोड़ है वो लोहे की बनी हुई है, और आपको पता है कि अगर हम लोहे की किसी वस्तु को आगे पीछे करते हैं या फिर किसी कुंडली के पास लेके जाते हैं तो सर उसके चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र में यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड में अगर चेंज होगा तो यू ऑल नो दैट कि इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें भी चेंज होगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो मेरे भाई इंडक्टेंस में भी चेंज होगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो आपको पता है कि इसका जो सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ेगा। अगर सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ेगा इसका मतलब कि सर उसकी धारा कम बहेगी, और धारा कम बहेगी तो मेरे भाई जो बल्ब है, जो अपने जो लगा सर्किट में लगा बल्ब है सर, उसकी जो तीव्रता वो घट जाएगी। क्यों घटेगी? क्योंकि जो सर जो एल है, जो इंडक्टेंस है, जो सेल्फ इंडक्टेंस है, वो एक प्रतिरोध की भांति ही कार्य करता है। जिस हिसाब से प्रतिरोध का मान घटता बढ़ता है, अगर प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा तो जो बल्ब लगे हुए हैं हमारे घरों में उनकी जो तीव्रता है वो घट जाएगी, और अगर प्रतिरोध का मान अगर घट रहा है तो वो बढ़ जाएगी। इस हिसाब से जिस हिसाब से एल का मान घट रहा है बढ़ रहा है उस हिसाब से परिवर्तित होगा। तो इस हिसाब से आपका जो तीव्रता इंटेंसिटी है वो घट जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। कितनी चीज़ समझा आपको हर एक बात का मैंने कारण बताया। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, मेरे पास शेयर भी कर देना अगर आपकी भाई की मेहनत आपको अच्छा लगती है। इतने प्यार से कोई नहीं पढ़ाएगा वो, ठीक है। अच्छा कर लाइक कर देना। अगला क्वेश्चन देखो,
दो कुंडलियों में अन्योन्य प्रेरण का मान को किस हिसाब से बढ़ाया जा सकता है। आप सभी को पता है कि सर अन्योन्य प्रेरण होता है वो सर एक तो एन पर डिपेंड करता है, एक सर आई पर डिपेंड करता है, सर एक एरिया पर डिपेंड करता है, उसकी लंबाई पर डिपेंड करता है। तो उसमें कुंडली में फेरों के मान को कम करके नहीं सर, क्योंकि सर जो अन्योन्य प्रेरण होता है यानी कि जो एम होता है वो सर इसके स्क्वायर के समानुपाती होता है, ठीक है। तो नहीं सर, अगर हम उसको मान को अगर कम करें तो वो कम हो जाएगा, ठीक है। उसको बढ़ाना है तो सर उसके फेरों की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। तो फेरों की संख्या को बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाए, क्योंकि एम समानुपाती एन स्क्वायर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इधर साइड कोई प्रश्न है क्या? इधर साइड में कोई प्रश्न नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, एक किसी प्रणालिका में एल लंबाई है, किसी प्रणालिका की अगर किसी प्रणालिका की लंबाई एल है, उसका अनुप्रस्थ काट का जो मतलब जो एरिया है यानी कि जो उसका जो ये क्रॉस जो ये एरिया है ना वो ए है, ठीक है। और उसकी जो मतलब कि जो नंबर ऑफ टंग्स है वो एन है। तो यू हैव टू टेल द सेल्फ इंडक्टेंस, द फॉर्मूला ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस, यू ऑल नो दैट सर एल इज इक्वल टू 4a मतलब जो अपने पास होती है प्रणालिका, उसकी इंग्लिश क्या होता है? उसकी इंग्लिश होती है सोलेनोइड होती है सर, हाँ 4a सोलेनोइड। 4a सोलेनोइड द सेल्फ इंडक्टेंस वो क्या होता है? वो सब अपने पास होता है म्यू नोड एन स्क्वायर ए अपॉन एल, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा? म्यू नोड एन स्क्वायर ए अपॉन एल होता है, यानी कि जो एल है वो एन स्क्वायर के समानुपाती होता है। आगे इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है, तो इस फॉर्मूले को याद कर लो कि एल समानुपाती एल बराबर म्यू नोड एन स्क्वायर ए अपॉन एल आपका फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन देखो, किसी कुंडली के स्व प्रेरकत्व एल है, उसकी लंबाई और क्षेत्रफल समान रखते हुए उसमें फेरों की संख्या को 4 गुना कर दिया गया है, तो सर एल किस हिसाब से बढ़ेगा? आपको पता है सर एल समानुपाती एन स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अगर इसको 4 गुना किया तो सर एल अपने पास 16 गुना हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 50 मिली हेनरी के प्रेरक में 4 एम्पीयर की धारा बह रही है, तो संचित ऊर्जा क्या होगी? इजी सा फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले से आपको करना है। ई बराबर 1/2 एल आई स्क्वायर, ई निकालना तो 1/2 एल का मान कितना सर? एल का मान अपने पास है 50 मिली हेनरी, तो 50 गुणा 10⁻³ और एल का मान कितना सर? एल अपने पास 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अगर इसको मैं आगे काटूंगा तो सर ये 8 हो गया, तो 8 5 40, 400 गुणा अगर 10⁻³ तो ये अगर अपने पास 0.4 जूल। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा सर, 0.4 जूल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, देखो ये अभी इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। ई बराबर 1/2 एल आई स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, उसमें आपको वैल्यू को पुट करना है, उसको सोल्व करना है, आंसर आपको निकालना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ ये थोड़ा सा समझो मेरे भाई, ये थोड़ा सा समझो आप। एक अपने पास है ऋजु रेखीय चालक का स्व प्रेरकत्व क्या होगा? हाँ इसको समझो सर। सबसे पहले तो सर आपका जो ये वर्ड है ना, क्या कि सर जो ये वर्ड है, जो ये वर्ड लिखा ना, क्या लिखा है सर? जो ये वर्ड लिखा है ऋजु रेखीय, सर इसका मतलब क्या होता है? कि सर जो ये वर्ड लिखा है ऋजु रेखीय, इसका मतलब क्या होता है भाई? स्टूडेंट को तो इसका मतलब ही नहीं पता। अगर आपको इसका मतलब भी अगर नहीं पता तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, बट हो सकता है कि अगर आपको इसका मतलब ही पता तो भी आप इसमें इसका आंसर आपसे गलत होगा कि मेरे को पता है ये क्वेश्चन किसी ने भी नहीं पढ़ा। 100% गारंटी करता हूँ ये क्वेश्चन आपने अभी तक कहीं नहीं पढ़ा हुआ। पूरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर से कहीं से पढ़ते हो कि कहीं नहीं पढ़ा है ये क्वेश्चन। आज अपने इस भाई से पढ़ो, इसका एक्सप्लेनेशन जानो, ठीक है। देखो देखो सर जो ये होता है ऋजु रेखीय, इसका मतलब होता है स्ट्रेट लाइन है ये, इट इज जस्ट ए स्ट्रेट लाइन, देयर इज नॉट एनी टाइप ऑफ द टंग्स। यहाँ पर कोई फेरों की संख्या नहीं। देखो मानो कि जिस हिसाब से ये मार्कर मेरे पास है, तो ये सर ये अपने पास एक क्या है सर? ये अपने पास एक है ऋजु रेखीय, यानी कि इट इज जस्ट स्ट्रेट लाइन। अगर वहीं में इसके ऊपर अगर कोई तार लगा इसके ऊपर इस हिसाब से फेरो मतलब इस हिसाब से इसके ऊपर लपेट दूं तो सर ये अपने पास ऋजु रेखीय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर इसका मतलब होता है सर जो ये वर्ड लिखा है ऋजु रेखीय स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब होता है कि सर जो नंबर ऑफ टंग्स है वो n बराबर 0 है। यानी कि अगर इसमें n बराबर 0 है तो सर आपको पता है सर l है, l म्यू नोड n स्क्वायर ए अपॉन एल होता है। अगर n का मान ही 0 है तो सर l का मान 0 होगा। तो कौन सा ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा कि सर जो ऋजु रेखीय चालक होते हैं, स्ट्रेट लाइन जो कंडक्टर होते हैं उसके अंदर सर l का मान 0 होता है, स्व प्रेरण 0 होता है। अगला क्वेश्चन देखो, देखो ये रहा। देखो जब किसी कुंडली में इतने एम्पियर की धारा परिवर्तित हो रही है और इतने वोल्ट का विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा था, कुंडली का स्व प्रेरकत्व है किस हिसाब से कुंडली का प्रेरकत्व किस हिसाब से परिवर्तित होगा? देखो भाई इस क्वेश्चन को लेके आने का मेरा एक मकसद, तो पहले बता दूं कि इस क्वेश्चन को लेके आने का मेरा मकसद ये कि मैं आपको ऐसे क्वेश्चन से थोड़ा सा रूबरू करवाऊं कि एग्जामिनर आपसे किस हिसाब से आपके साथ खेल सकता है। देखो क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है? क्वेश्चन के अंदर लिखा है कि सर जो धारा है वो एम्पियर प्रति मिनट से परिवर्तित हो रही है, न कि एम्पियर प्रति सेकंड। आप जो आंसर निकालते हो क्वेश्चन के अंदर वो मेरे भाई एम्पियर प्रति सेकंड
सेकंड की से निकालते हो। तो इस क्वेश्चन को लेके आने का मेरा मकसद यही है कि आप एटलीस्ट आप है वो कम से कम इस क्वेश्चन को कि क्वेश्चन है इसको इसका सामना यहीं पर कर लो, ताकि वहाँ पर ये गलत नहीं हो आपका। देखो प्रति मिनट से परिवर्तित हो रहा है, तो मेरे भाई आपको सेकंड में परिवर्तित करना पड़ेगा। जो मिनट है उसको सेकंड में परिवर्तित आपको करना पड़ेगा। देखो निकालना क्या है सर, मेरे को निकालना है विद्युत वाहक बल विद्युत वाहक में प्रेरकत्व निकालना है। तो प्रेरकत्व के लिए आपके पास बेसिक सा एक फॉर्मूला होता है, ई बराबर एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, इस हिसाब से आप निकाल सकते हो। देखो एल का मान निकालना है, तो ई का मान कितना है, ई का मान मेरे पास है 12 वोल्ट। तो यहाँ पर पुट कर दो एल इंटू, अब देखो डी आई अपॉन जो डी टी है वो 45 प्रति मिनट की दर से परिवर्तित हो रहे। तो मेरे भाई 45 प्रति मिनट को आपको सेकंड में चेंज करोगे, और जब प्रति मिनट को जब सेकंड में चेंज करोगे, देखो किस हिसाब से ये है 45 एम्पियर प्रति मिनट। अब तो इस आपको पता है कि सर 1 मिनट में अपने पास 60 सेकंड होते हैं, तो 45/60 होगा अपने पास। ठीक है, अब जो कुछ निकलना आपको, इसे 15 से काट दो, 15 थे 45, 15 से कुछ 60। ठीक है, इसको 3 से काट दो, 4 हो गया। तो सर एल बराबर अपने पास 16 आ गया। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका डी से 16 ए नहीं हो गया। तो भाई इस क्वेश्चन को लेकर आने का मेरा मकसद यही है कि मैं आपको ये बता सकूं कि हो सकता है कि आपके एग्जाम के अंदर एम्पियर प्रति मिनट से क्वेश्चन आ जाए, तो आपको उस हिसाब से सामना करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अभी देखो ना, अगला क्वेश्चन कहाँ है, ये रहा। देखो कुंडली का प्रतिरोध 20 ओम है तथा स्व प्रेरित 5 हेनरी है, इसे 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, तो संचित ऊर्जा क्या। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बड़ा ही बेहतरीन। मतलब कि जब इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया ना, तो मेरे भी पर कच्चे उड़ गए थे। तो थोड़ा समझ आना इस क्वेश्चन से, हो सकता है कि आपका इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ही नहीं आपके दिमाग के अंदर है। चलो करते हैं, साथ मिलकर आओ। देखो आपको निकालना कैसे, मेरे पास मेरे को सर ई का मान निकालना, और प्रेरक तो दिया था, इसका मतलब सर केवल एक ही फॉर्मूला मेरे को काम आएगा। ई का मान ई बराबर होता है सर 1/2 LI स्क्वायर। ठीक है, यानी सर मेरे को इसी फॉर्मूले से मेरे को निकालना पड़ेगा। तो पर सर मेरे पास आई का मान तो है नहीं, कैसे निकालूं। तो मेरे भाई प्रतिरोध का मान है आपके पास, जो ई है EMF उसका मान है, तो आप आई का मान निकालो वहां से। ई का मान कितना सर, ई देखो आपके पास V का मान आपके पास है, R का मान आपके पास है, तो I का मान निकाल सकते हो सर। I बराबर होता है V/R। तो V कितना सर, V अपने पास है लगभग 100 वोल्ट और 20 ओम पड़ते होता है, तो 100/20, तो ये 5 हो गया, यानी I का मान 5 आ गया। बस अभी आपका जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो गया। V का मान कितना, V का मान 100 है, बराबर 1/2। L का मान कितना सर, L का मान अपने पास 5 हेनरी, तो 5 रख दो, और 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कर दो यहाँ पर। ठीक है, आगे करो सोल्व, इसको निकालना क्या आपको। हाँ, ऊर्जा निकालनी है, तो यहाँ पर भाई ये लिखो ना, क्या दिक्कत है, इस यहाँ पर ये रखो, ई बराबर 1/2। आगे इसको सोल्व करो, करते हैं 5 25 125/2, ये होगा 62.5। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। देखो 62/5 हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, भंवर धाराओं का उपयोग होता है, जो भंवर धाराएं होते हैं उसका उपयोग किस में होता है मेरे भाई। जो भंवर धाराएं होती हैं, एडी करंट्स होते हैं, उनका उपयोग मेरे भाई जो प्रेरण बत्ती होती है, अब इसकी इंग्लिश अपने को नहीं आती है, जो प्रेरण बत्ती होती है उसमें भी होता है, जो विद्युत चुंबकीय यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो ब्रेक्स होते हैं उसमें भी होता है, और जो स्पीडोमीटर है उसमें भी आपको होता है। सर स्पीडोमीटर क्या होता है, जो आपकी जो होते हैं बाइक्स होते हैं, बाइक उसके अंदर आगे जो हिसाब से जो वो लगा होता है, इसमें स्पीड दिखाता है बाइक की, तो वो होता है स्पीडोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपको सही हो जाएगा, इट इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, देखो हाँ, ये देखो एक साथ आगे सभी क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, अभी करेंगे। देखो इन क्वेश्चन को सभी को करेंगे, सभी को लपेटेंगे। देखो भंवर धारा का उपयोग निम्न में से किसमें नहीं होता है। भंवर धाराओं का उपयोग निम्न में से किसमें नहीं होता है। देखो आपने पढ़ लिया कि सर इसका उपयोग मतलब कि जो प्रेरण भट्टी होती है, विद्युत चुंबकीय ब्रेक्स होते हैं उसमें भी होता है, और साथ साथ सर इसका प्रयोग एक ऑप्शन था, कौन सा था वो, स्पीडोमीटर में होता है। अब देखो क्या इसका प्रयोग चल कुंडली धारामापी में होता है। सर यस सर होता है, इसमें भी होता है। क्या सर इसका उपयोग जो विद्युत ब्रेक होते हैं सर इसमें तो होता है, ये भी आपको बताया सर, भी सही है। क्या इसका उपयोग प्रेरकत्व मोटर में होता है, ये जो मतलब जो की होता है ना, इंडक्टेंस मोटर्स होती है उसमें होता है। हाँ सर होता है। ऑप्शन नंबर डी, क्या इसका प्रयोग डायनेमो में होता है। नहीं भाई, जो डायनेमो होता है सर, ये डायनेमो है सर, ये अन्योन्य प्रेरणा पर आधारित है, न कि सर ये भंवर धारा पर। यानी जो डायनेमो होता है सर, ये भाई अन्योन्य प्रेरणा पर आधारित, और डायनेमो का कार्य क्या है आगे क्वेश्चन आएगा उसमें बताऊंगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा कि इसमें जो डी है डायनेमो, उसमें भंवर धारा का उपयोग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, बड़ा ही बेहतरीन, मतलब कि इतना अच्छा क्वेश्चन है कि कहीं नहीं, मतलब कि गलत कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा समझ के रहना। चुंबकीय बल तथा भंवर धाराओं के बीच का कोण क्या होता है। इंग्लिश बोलो, देख लो कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन एडी करंट्स एंड द मैग्नेटिक फील्ड। समझो पहले,
देखो ये मेरे पास एक एक मेरे पास ये है, मेरे पास एक मतलब कि वो मान लो अखबार का एक वो मतलब कि वो टुकड़ा गत्ता मान लो, ठीक है, ये मेरे पास गत्ता है, ठीक है। अब देखो इस पर जो भंवर धारा वो उस हिसाब से आएगी, ठीक है, ठीक है। जो ये भंवर धारा आप सभी को पता है सर, जो भंवर धारा होती है वो अपने पास होते हैं गोलाकार रूप में, और इस हिसाब से इसका ये है, ये अपने पास है इसका विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। देखो ये एक वायर है, ठीक है, तो इसके वायर के चारों तरफ भंवरधाराएं उत्पन्न होगी इस हिसाब से, और इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो या तो तल के लंबवत बाहरी तरफ होगा या वो तल के लंबवत अंदर की तरफ होगा, यानी कि जो इसका जो बी है उसकी डायरेक्शन या तो ऊपरी तरफ होगी या फिर नीचे की तरफ होती है। बट जो भंवरधारा होती है वो चारों तरफ इस हिसाब से होती है, यानी कि जो मतलब कि जो बाहरी तरफ इस हिसाब से होती है गोलाकार रूप में। तो आप मेरे को ये बता दो कि इस हिसाब से, और देखो ये इस हिसाब से है, ठीक है, तो इस एक तो इस हिसाब से और एक इस हिसाब से, तो इसमें और इसमें कितना एंगल है सर, इसमें 90 डिग्री का एंगल है, यानी कि इस हिसाब से आप बोल सकते हो सर जो ये भंवरधाराएं होती है इसमें सर 90 डिग्री का एंगल होता है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन हमारा सी सही होगा सर, जो भंवरधाराएं होती है उसमें 90 डिग्री का कोण होता है। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ, ट्रांसफॉर्मर किस पर आधारित है भाई? जो ट्रांसफार्मर होता है ये सर अन्योन्य प्रेरणा पर आधारित है कि सर द ट्रांसफॉर्मर इज बेस्ड ऑन दी म्यूचुअल इंडक्शन, यानी कि ये म्यूचुअल इंडक्शन नहीं होता, हाँ म्यूचुअल इंडक्शन होता है, यानी कि स्व नहीं, अन्योन्य प्रेरणा पर आधारित, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ट्रांसफार्मर की करोड़ है, उसमें ऊर्जा को कम करने के लिए पटलित बनाई जाती है, जबकि ऊर्जा का क्षय किस हिसाब से होता है, यानी कि यू टू जस्ट टेल कि व्हाई इज द एनर्जी लॉस इन द ट्रांसफार्मर, यानी कि बिकॉज ऑफ व्हाट, यानी कि सर जो एनर्जी लॉस है ट्रांसफार्मर वो सर भंवरधारा यानी एडी करंट की वजह से होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगी, भंवरधारा वजह से होती है, और इसको इसे बताने के लिए हमें इसकी जो करोड़ है उसको पटलित बनाना पड़ता है। पटलित की इंग्लिश क्या होती है? पटलित की इंग्लिश होती है अपने पास लेमिनार, यानी होता है लेमिनार, होती है लेमिनार शायद मेरे हिसाब से। अगला क्वेश्चन देखो, वह उपकरण कौन सा जो अन्योन्य प्रेरणा सिद्धांत पर कार्य नहीं करता? अब मेरे को बताओ मेरे भाई कि अन्योन्य प्रेरणा पर कौन सा नहीं करता? प्रेरण कुंडली करती है, मोटर भी करता है, टेस्ला कुंडली करती है, और ट्रांसफार्मर भी करता है, यानी कि सर जो ए प्रेरण कुंडली भी करती है, बी अपने पास जो मोटर है अपने पास है वो भी करती है, और सर जो डी है ट्रांसफार्मर वो भी करता है। बट सर जो टेस्ला कुंडली है इस हिसाब की कोई कुंडली भी होती नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, तो ये कार्य नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर आपका इसी सही हो जाएगा, ठीक है। भंवरधारा उत्पन्न होती है जब, यानी कि भंवरधाराएं कब उत्पन्न होती है? तो मेरे भाई भंवरधाराएं उत्पन्न करने के लिए आपके पास परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए। देखो कि मानो कि मेरे पास ये जो आपके पास जो आप जिस कमरे में बैठे हो वो आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो अब जब इसके अंदर आप किसी चीज़ को बाहर लेके आओगे, बाहर लेके आओगे या फिर लेके जाओगे, तो उसी की वजह से, यानी अगर बाहर लेके आ रहे हो या फिर लेके जा रहे हो, तो उसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो परिवर्तित होता है। अगर चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होगा तब उसमें एडी करंट होगा, यानी कि एडी करंट को उत्पन्न करने के लिए यू हैव टू जस्ट चेंज द मैग्नेटिक फील्ड, आपको मैग्नेटिक फील्ड चेंज करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र की वजह से ये उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन देखो, डायनेमो वह अपने पास है क्या होता है? डायनेमो इज विच टाइप, यानी कि डायनेमो एक वह प्रकार का अपने पास होता है, यंत्र होता है जो परिवर्तित करता है। सर जो डायनेमो होता है, डायनेमो वो मेरे भाई जो डायनेमो होता है वो जो मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है। अब ये कैसे हुआ? देखो आपको इसमें कंफ्यूज हो सकते हो। एक अपने पास होता है विद्युत मोटर और एक अपने पास होता है डायनेमो। तो सर जो ये विद्युत मोटर होती है ये सर इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है, और सर जो डायनेमो होता है सर ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है। तो कौन सा ऑप्शन, यानी कि सर ये यांत्रिक कार्य को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। ऑप्शन नंबर आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखो, सर कि जो डायनेमो का कार्य सिद्धांत क्या है? अभी बता चुका हूँ सर, जो डायनेमो उसका कार्य सिद्धांत अन्योन्य प्रेरण है। तो ऑप्शन नंबर आपका डायनेमो का है अन्योन्य प्रेरण बोल सकते, या फिर आप इससे बोल सकते हो विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ऑप्शन नंबर आपका सही है। चौक कुंडली का क्या क्या सिद्धांत? देखो चौक कुंडली होती है वो भी अपने जो इंडक्टेंस है उस पर आधारित है, बट सर जो चौक कुंडली होती है वो सर सेल्फ इंडक्टेंस पर आधारित है। क्यों आधारित है? क्योंकि जो चौक कुंडली होती है उसमें से केवल एक ही कुंडली होती है। अन्योन्य प्रेरण उसमें देखो अन्योन्य प्रेरण के लिए आपके पास दो कुंडली होना आवश्यक है, बट सर जो चौक कुंडली होता है अगर देखो इस हिसाब से है तो इसमें अन्योन्य प्रेरण उत्पन्न होगा, बट अगर इस हिसाब से अपने पास है तो इसमें सेल्फ इंडक्टेंस उत्पन्न होगा, यानी कि चौक कुंडली है वो एक ही प्रकार की कुंडली होती है, तो उसके अंदर केवल स्वप्रेरण उत्पन्न हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका स्वप्रेरण 20 सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, विद्युत मोटर का कार्य क्या है? देखो विद्युत मोटर अभी बता चुका हूँ सर, विद्युत मोटर होती है वो सर एसी को जो अपने पास इलेक्ट्रिक एनर्जी उसको मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है, यानी अगर ये सर एसी को जो ये अपने पास होती है मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक कार्य में चेंज करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो,
देखो क्वेश्चन, हाँ ये रहा, देखो विद्युत पंखा निम्न में से किस पर आधारित है? जो ये विद्युत पंखा है, क्या सर ये जो अपने पास डायनेमो पर आधारित है? कि सर ये जो ये डायनेमो, सर ये इसका काम भी होता है सर, जो डायनेमो होता है, डायनेमो इसका काम होता है सर, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को, सॉरी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है। तो क्या आपके जो पंखे लगे हुए हैं घरों में, वो क्या आपके पास इलेक्ट्रिक एनर्जी आपको प्रदान करते हैं? नहीं सर, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी नहीं देते। इसका मतलब सर ये डायनेमो के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है, ये केवल विद्युत मोटर पर ही कार्य करता है। क्योंकि सर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है सर, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। यानी कि जब आप पंखे को विद्युत ऊर्जा देते हो, तब ये पंखा आपको कार्य करके आपको हवा देता है। जो हवा इसने बनाई है वो एक प्रकार की मैकेनिकल एनर्जी है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है। ट्रांसफार्मर का उपयोग किया सर, जो ट्रांसफार्मर होता है वो सर ट्रांसफार्मर का उपयोग किया। देखो जो ट्रांसफार्मर होता है वो सर सही प्रत्यावर्तित विभव को प्राप्त करने के लिए होता है। यानी कि जो राइट एसी प्राप्त करने के लिए होता है। यानी कि जो राइट एसी होता है, एसी आपको पता है सर, जो प्रत्यावर्ती धारा है वो सर एसी जो करंट होती है उनको सर आपको पता है कि जो एसी करंट्स होती है वो कहीं पर हाई होती है, कहीं पर लो होती है। तो सर जो ट्रांसफार्मर होता है उसका काम होता है कि जो एसी जो हाई और जो लो वोल्टेज है उसको सर कंट्रोल करना और आपके घरों तक पहुंचाना। तो इसका काम होता है सर जो सही प्रत्यावर्ती विभव को प्राप्त करने के लिए। अपचाई ट्रांसफार्मर क्या बताता है सर? जो अपचाई ट्रांसफार्मर होता है वो सर क्या बताता है, हम तो पहले अपचाई का मतलब होता है सर स्टेप डाउन। यानी जो स्टेप डाउन होता है सर, स्टेप डाउन सर, जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, एक होता है स्टेप अप, यानी स्टेप अप। यानी तो अगर स्टेप अप है तो सर ये वोल्टेज को बढ़ाएगा और सर इसमें जो है ना एन का मान भी अधिक होगा, बट सर आई को घटाएगा। यानी कि इसके लिए वीपी अपॉन, इसके लिए सर वी एस ग्रेटर देन वी पी होगा, और इसके लिए एन पी ग्रेटर एन एस ग्रेटर देन एन पी होगा, और आई एस ग्रेटर देन आई पी होगा। यानी कि सर इसी स्थिति में सर एस का मान ज़्यादा होगा, इसमें आई पी हो जाएगा। ठीक है। यानी कि आई है वो उल्टा होती है। बट सर अगर स्टेप डाउन अगर अपचाई है तो मेरे भाई वो वोल्टेज को घटाती है, जो एन है उसमें भी कम होता है, और सर आई को बढ़ाती है। यानी कि सर ये अपने पास अपने लिए जो धारा है उसको बढ़ाएगी। ठीक है। तो भाई लास्ट क्वेश्चन का होमवर्क देख लो आप लोगों के लिए, कहीं है क्या? ठीक है। तो मेरे भाई, हाँ इसका और देख लो मेरे भाई, पहले इसका एक क्वेश्चन, इसका आंसर देख लो, क्या क्या पता कल के आपके एग्जाम के अंदर आ जाए। देखो इसका आपको, अब मेरे हिसाब से इसका आपको आंसर भी आएगा नहीं। देखो एक अपसाइड ट्रांसफर के में जो मतलब कि फेरो की संख्या है, यानी एन का मान है, वो अपने पास क्या सर, एन का मान 1/2 है। यानी कि जो अपसाइड ट्रांसफार्मर उसमें सर अपने पास अपसाई है, हाँ ऊंचाई है, यानी स्टेप अप है। तो स्टेप अप में आपको पता है सर एन एस बटे एन पी बराबर 1/2 होगा। ठीक है। यानी कि एन एस नहीं होगा, एन पी होगा। ठीक है। एन पी बटा एन एस होगा। ठीक है। एन पी बटा एन एस 1/2 है। तो उसमें अगर लेकलांश सेल अगर ये जुड़ा हुआ है तो सर इसमें जो अपने पास द्वितीय कुंडली उसमें उत्पन्न वोल्टेज क्या होगी? आप इसमें ऑप्शन नंबर 3 वोल्ट को टिक करके आगे बढ़ जाओगे और सोचोगे सर मैं सही होगा, बट वो गलत होगा एक्चुअली। देखो 3 वोल्ट ऐसे नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है सर जो लेकलांश सेल होता है वो सर अपने पास डीसी करंट उत्पन्न करता है। यानी कि सर जो प्राथमिक सेल होते हैं, लेकलांश सेल हुआ, ये सर ये एक प्रकार का जो डीसी करंट है उसको उत्पन्न करते हैं। बट सर जो ट्रांसफार्मर होता है वो सर एसी करंट पर कार्य करता है। यानी कि सर ट्रांसफार्मर के लिए जो डीसी करंट है इसका कोई काम ही नहीं है। यानी कि अगर आपने प्राथमिक कुंडली में अगर आपने प्राथमिक सेल को लगाया है तो मेरे भाई जो प्राथमिक कुंडली, तो सर जो अपने पास सेकेंडरी कुंडली है उसके अंदर कोई भी वोल्टेज प्राप्त नहीं होगी। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा कि अपने पास जो सेकेंडरी कोयल है, सेकेंडरी कुंडली, उसके अंदर प्राप्त होने वाले विभव का मान अपने पास शून्य होगा। शून्य क्यों होगा? क्योंकि इससे जो ट्रांसफॉर्म होता है वो मेरे भाई एसी पर कार्य करता है, डीसी पर कार्य नहीं करता। और आप सभी को पता है कि प्राथमिक सेल होते हैं वो हमेशा डीसी पर अपने पास होते हैं, वो प्रदान करते हैं। तो ट्रांसफार्मर होता है वो डीसी पर कार्य नहीं करता, एसी पर करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा इसमें, कि वो जो सेकंड कुंडली उसके अंदर उत्पन्न होने वाले फिर जो है वो अपने पास शून्य होगा। ठीक है। तो मेरे भाइयों ये था आप लोगों के लिए फिजिक्स का इंपॉर्टेंट वीडियो। बड़े बेहतरीन से मैंने आपको पढ़ाया है, और इतना अच्छे से कोई नहीं पढ़ाएगा, हर एक चीज़ को प्रैक्टिकली बताया। अगर आपको भाई की मेहनत अच्छी लगती है तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और एक शेयर अवश्य कर देना। बाकी आपकी इच्छा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।